हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मनीष नेमा। आज हमारे इस वीडियो का 11वां दिन है और स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स का हम 11वां दिन आज इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने यहाँ पर देखा था कि स्पेशल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। स्पेशल स्ट्रक्चर से सीधा तात्पर्य ऐसा है कि जब भी हमें इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस, कुछ बातें कहनी होती हैं तो हमें टेंस का कोई भी टेंशन नहीं लेना होता है और हम एक फ्रेज का यूज़ करके, क्या का यूज़ करके, फ्रेज हम एक फ्रेज का यूज़ करके आसानी से हम आराम से इंग्लिश, हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में लिख सकते हैं। अब ये फ्रेज क्या होती है? मोर देन वन वर्ड इज कॉल्ड फ्रेज। फ्रेज मतलब होता है एक से ज़्यादा शब्द को हम फ्रेज कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिया FOND, फॉन्ड, FOND फॉन्ड लिया मैंने और फिर मैंने इसमें एक OF ऑफ जोड़ दिया, तो ये जो फॉन्ड ऑफ है ये क्या हो गया? एक फ्रेज हो गया। और इस फ्रेज की मदद से हम बहुत सारे इंग्लिश के वाक्य बोल सकते हैं एक ही प्रकार के। कैसे? देखिए, फॉन्ड ऑफ फ्रेज है। अब फ्रेज के आगे आपको क्या लगाना है? आपको इज, एम और आर, प्रेजेंट को यदि आप व्यक्त कर रहे हैं तो आप फ्रेज के आगे इज, एम, आर का प्रयोग कर दें। यदि आप पास्ट का बता रहे हैं कोई भी बात तो आप यहाँ वॉज या वर का प्रयोग कर दें, और यदि आप फ्यूचर की बता रहे हैं तो आप यहाँ विल बी का प्रयोग कर दें। आगे क्या लगा दें आप? सब्जेक्ट, और इसके बाद क्या लगा दें? ऑब्जेक्ट। ऐसी कई फ्रेजेज हैं इंग्लिश में जो इस स्ट्रक्चर की सहायता से आपको कुछ बात कहने की सुविधा देती हैं और आपकी इंग्लिश को सरल बनाती हैं। जैसे अब मैं आपको एक छोटा सा सेंटेंस उदाहरण से बताता हूँ। यहाँ फॉन्ड ऑफ का मतलब है का शौकीन, या अपनी हॉबी जब हमें बताना हो तो हम फॉन्ड ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। पिछले वीडियो में आपने इसको देखा होगा। जैसे मुझे कहना है मुझे गाना गाने का शौक है, तो अब आप क्या कहेंगे? आप सब्जेक्ट पर लगाएंगे आई। क्या लगा देंगे? आई। आप सब्जेक्ट पर लगा देंगे आई। अब आई के साथ क्या आती है वर्ब? हेल्पिंग वर्ब एम। तो आपने एम लगा दिया और फिर आपने लगा दिया फॉन्ड और ऑफ। और कोई भी हॉबी है वो एक एक्शन होती है, तो गाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंग। और सिंग में हम क्या लगा देंगे? ING, तो ये हो जाएगा सिंगिंग। तो आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, यानी मुझे गाने का शौक है, मुझे मित्र बनाने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ मेकिंग द फ्रेंड्स। मुझे बाहर घूमने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग आउटसाइड एंड आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग द नेचुरल प्लेसेस। अब मैंने कहा कल्लू को, ठीक है, कल्लू को समोसा खाने का शौक है। कल्लू को बड़ा शौक है समोसा खाने का, रोज खाता है। तो कल्लू इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग, हैविंग, टेकिंग, या जो भी आपको वर्ब यूज करनी है, और आप रिसॉल्व बोलेंगे समोसे के लिए। ठीक है, तो ये होती है फ्रेज, और ऐसी कई फ्रेजेस हैं जो आपकी अंग्रेजी को आसान बनाती हैं। हमने पिछले वीडियो में 3 फ्रेजेस आपको पढ़ाई थी। मैं आपको बता देता हूँ कौन सी फ्रेजेस हमने पढ़ी थी। याद रखिए, जब भी आपको फ्रेजल इंग्लिश बोलनी है तो आपको यह स्ट्रक्चर आजमाना है। कहीं कोई V1, कहीं कोई V2, 3 या ING का यूज कोई टेंस का नहीं करना है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि हमने अभी तक आपको कौन कौन सी फ्रेजेस के बारे में बता दिया। देखिए, ये पहली फ्रेज आपको पिछले वीडियो में ये सब मिल जाएगा, मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको। पहली फ्रेज आपने पढ़ी थी फॉन्ड ऑफ, और फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है का शौकीन या पसंद दर्शाना। सेंटेंस है मनीष को समोसे, भजिए, पकौड़े, फुल्की, गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है, यानी मनीष को ये सब खाने का बहुत शौक है, ये बहुत पसंद है। तो इस इंग्लिश, इसमें कोई टेंस नहीं, हम केवल फॉन्ड ऑफ का यूज करेंगे। सब्जेक्ट कौन है? मनीष। मनीष के बाद क्या लगा दिया? इज। मनीष को शौक है तो इज आएगा, मनीष को शौक था तो वॉज आएगा, मनीष को शौक या पसंद होगा तो फिर हम यहाँ विल बी का प्रयोग कर देंगे। मनीष इज फॉन्ड ऑफ, ये फ्रेज लगा दी मैंने, ये फ्रेज को मैंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, फिर ईटिंग या हैविंग, खाने को हैविंग या ईटिंग लगाकर, यानी फ्रेज के बाद आपको ING फॉर्म यूज करना है। ठीक है, ईटिंग, हैविंग, रिसॉल्व, फ्रिटर्स ये कहलाते हैं भजिए। भजिए को इंग्लिश में फ्रिटर्स कहते हैं। मुझसे पूछा गया था कि सर भजिए को क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में भजिए के लिए जो शब्द है वो है फ्रिटर्स। एंड वाटर बॉल्स, और गोलगप्पों को कहते हैं वाटर बॉल्स। ये आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं इन फ्रेजेस को, मैं रिवाइज बस करा रहा हूँ। तो फॉन्ड ऑफ फ्रेज का क्या मतलब है, समझ गया? फॉन्ड ऑफ फ्रेज का सीधा अर्थ है अपना शौक बताना। जैसे अकबर को शिकार करने का बहुत शौक था,
तो देखो हम पास्ट की बात बता रहे हैं, तो सब्जेक्ट कौन है? अकबर। क्या लगाना है? वॉज। क्या लगाना है? फॉन्ड ऑफ। और हंट यानी होता है शिकार करना, तो अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग ट्रिप्स। ट्रिप्स मतलब जाने का, दौरे पर जाने का, तो अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग ट्रिप्स। ठीक है, मेरे दोस्त को ठीक बोलने का बहुत शौक था, बहुत पसंद है उसे बोलना, कोई बोलने मिला और वो बोलना चालू, तो माई फ्रेंड इज फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू मच। माई फ्रेंड इज फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू मच। तो आपको याद रखना है कि फॉन्ड ऑफ फ्रेज का यूज हमें कैसे करना है। इसके एग्जाम्पल्स वगैरह जो और भी हैं मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिए हैं, तो आप पिछले वीडियो से इसको देख लीजिएगा। जैसे और उदाहरण मैं एक पढ़ रहा हूँ शुरू का बस। द अमेरिकन्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स कहलाते हैं नशीले पदार्थ, तो अमेरिकन्स को नशीले पेय पदार्थों के बहुत शौकीन होते हैं। जो अमेरिकन्स होते हैं वो नशीले पदार्थों के बहुत शौकीन होते हैं। इस बात को लिखना है, फॉन्ड ऑफ से लिख देंगे। ठीक है, और भी आप जो भी बातें हैं का शौक है आप उसको फॉन्ड ऑफ से लिखेंगे। सेकेंड फ्रेज मैंने पढ़ाई थी आपको सिक ऑफ। सिक ऑफ का मतलब होता है से परेशान। अब आपको से परेशान शब्द ढूंढना है हिंदी में, और आपको बहुत सारे सेंटेंस सिक ऑफ से बना देना। जैसे मैं तुमसे परेशान हूँ, कितना आसान है कहना। देखिए मैं तुमसे परेशान हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं तुमसे परेशान हूँ कि जो हिंदी है, इंग्लिश है, वो क्या लिखूंगा, मैं यानी आई। ये मैंने आई लिख दिया, फिर मैंने क्या लगा दिया, एम, फिर क्या लगा दिया, फॉन्ड, और फिर क्या, सॉरी फॉन्ड नहीं, अब देखिए फ्रेज गलत लग गई, फॉन्ड नहीं, हम यहाँ पर करेंगे सिक ऑफ का यूज। ठीक है, SICKOF ऑफ, सिक ऑफ, आई एम सिक ऑफ यू। लो, इतनी बात से हमारा वाक्य लिख गया कि मैं तुमसे परेशान हूँ। ठीक, अब लोग कोरोना महामारी से परेशान हैं, ये मतलब अब तो नहीं है, पहले थे, तो हमने सेंटेंस बनाया है। देखिए क्या, यहाँ पर मैंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। लोगों को कहते हैं पीपल, ध्यान रखिए पीपल कहना है, प्यूपिल नहीं कहना, क्योंकि प्यूपिल PUPIL जो होता है वो होता है छात्र, इसलिए प्यूपिल पिल नहीं, पीपल का पेड़ होता है वैसे ही। तो पीपल आर सिक ऑफ द पैंडेमिक कोरोना, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप इसको देख लीजिएगा। तो ये हमारी सेकंड फ्रेज कौन सी होगी, सिक ऑफ। तो जनता महंगाई से परेशान है, ये हमने लिखा जनता के लिए पब्लिक, इज लगा दिया, परेशान है, इज आएगा, परेशान थी, वॉज आएगा, और अगर परेशान होगी तो हम यहाँ विल बी का यूज कर देंगे। पब्लिक इज सिक ऑफ, और फ्रेज लगा दी। और इन्फ्लेशन कहलाती है महंगाई, महंगाई को डियरनेस भी कहते हैं। डियरनेस और इन्फ्लेशन जो शब्द हैं वो महंगाई के लिए प्रयोग होते हैं। आप वोकैबुलरी का एक अलग रजिस्टर बना लें और उसमें इन शब्दों को लिखते जाएं। मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ, अब अपन चुका हूँ देखते हैं तो अपन सोचते भी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चुका है, कुछ नहीं, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ, इसी का मतलब है मैं तुमसे परेशान हूं। आसानी से लिख दीजिए, आई एम फेड अप विद। अब आप कहेंगे सर ये फेड अप विद कहां से आ गया, तो सिक ऑफ का ही जुड़वा भाई है फेड अप विद। यदि आपको सिक ऑफ नहीं लगाना तो आप क्या लगा देंगे, फेड अप विद लगा देंगे, और आई एम फेड अप विद यू लिख सकते हैं, या आप कह सकते हैं आई एम सिक ऑफ यू, दोनों तरीके से कह सकते हैं। सिक ऑफ या फेड अप विद, ये दोनों फ्रेजेस यूज होती है से परेशान के अर्थ में। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी खाली स्थान में प्रेपोजिशन भरने आती है और आपसे कहा जाता है ही इज सिक, खाली स्थान हिज फ्रेंड। अब आपसे कहा जाएगा OF ऑफ भरिए या OFF ऑफ भरिए, तो आप कंफ्यूज होते हैं, तो कुछ नहीं, आपको OF ऑफ भरना, क्योंकि सिक ऑफ एक फ्रेज होती है, फेड अप विद होता है, इसलिए फेड अप ऑफ नहीं कहना, फेड अप विद सिक ऑफ, से परेशानी के लिए यूज करते हैं। जैसे आगे अब हम देखते हैं तीसरी फ्रेज, यहीं पर हमारा वीडियो 10वें दिन का खत्म हो गया था। तीसरी फ्रेज है एफ्रेड ऑफ। एफ्रेड ऑफ का मतलब होता है से डरना। मनीष परेशानियों से नहीं डरता है, ये कोई प्रेजेंट टेंस नहीं है, आपको सिर्फ एक फ्रेज का यूज करना है, और वो फ्रेज आपके पीछे लिखी है, वो फ्रेज है एफ्रेड ऑफ। एफ्रेड ऑफ का मतलब होता है से डरना। ठीक, मनीष परेशानियों से नहीं डरता है। अब नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो ये हमने सब्जेक्ट लगा दिया मनीष, मनीष के बाद इज, इसके बाद नॉट, और एफ्रेड ऑफ ये हमने फ्रेज लगा दी, और हमने वाक्य बना दिया क्या, मनीष इज नॉट एफ्रेड ऑफ। ठीक है, प्रॉब्लम्स मतलब परेशानियां। अब मुझे कहना है कि मैं ठीक तुमसे नहीं डरता हूं, मैं तुमसे नहीं डरता हूं, तो आप आसानी से लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ यू, आई एम नॉट एफ्रेड
ऑफ यू। एक चीज़ आपको बता देते हैं, एक चीज़ यहाँ पर आपको सिखा देते हैं। ये देखिए, ये जो आई के ऊपर मैंने बिंदी लगाई है, जिसे आप डॉट कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं देख लीजिए। आपने सुना होगा TITLE, टाइटल। ये टाइटल का मतलब होता है शीर्षक। जो हमारे जब हम किताब खोलते हैं तो हमारे पार्ट जो होते हैं उसमें लिखा रहता है टाइटल। नोट मेकिंग करते हैं उसमें भी आता है कि टाइटल लिखिए। तो आप कहीं सर ये क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब क्या करना है आपको, TITTLE लिख देंगे तो ये भी टाइटल है। और इस टाइटल का अर्थ होता है वो डॉट या वह जॉट जो कि I और J पर लगाया जाता है। स्मॉल इंग्लिश के अल्फाबेट्स जब आप लेटर्स लिखते हैं तब उनके ऊपर जो ये बिंदी लगा देते हैं, जिसे आप जॉट या पॉइंट कहते हैं, ठीक है, या डॉट कहते हैं, तो वो डॉट नहीं है, वो जॉट नहीं है, वो पॉइंट नहीं है, वो टाइटल है। और टाइटल का स्पेलिंग TITLE है, तो उसका अर्थ शीर्षक होता है। और यदि TITT कर दिया जाए और LE लिख दिया जाए, ये भी टाइटल होता है। इसका मतलब होता है द जॉट दैट हैज बीन that is put, ठीक, on I and J in small alphabets। ठीक, तो ये आपने एक नई चीज जान ली जॉट के बारे में, टाइटल के बारे में। चलिए, तो अब आप समझ चुके होंगे कि एफ्रेड ऑफ का मतलब क्या है। और एग्जाम्पल आप देख लीजिए। और एग्जाम्पल्स में बच्चे कुत्तों से डरते थे। अब देखिए आपकी बात कैसी है, ये पास्ट की बात है। पास्ट की बात को आप क्या करेंगे, ठीक, वॉज या वर से लिखेंगे। बच्चे कुत्तों से डरते हैं तो यहाँ चिल्ड्रन आर आ जाएगा। बच्चे कुत्तों से डरते थे तो ये पास्ट की बात है। तो कुछ नहीं, हम कुली जो हमने पढ़ाए थे आपको, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की कुली कौन है, इज एम आर। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की कुली कौन है, वॉज वर। और प्लेटफॉर्म 3 नंबर की कुली कौन है, विल बी। तो आप यहाँ पर वर लगाएंगे, चिल्ड्रन वर एफ्रेड ऑफ डॉग्स। और हमारा बात बन गया कि जो बच्चे हैं वो कुत्तों से डरते थे। अब आप कहेंगे सर आपने सिखाया था कि तेथे वाले भाग V2 से भी बनते थे। हाँ, बन सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आप चिल्ड्रन लिख करके अब यहाँ पर डरना के लिए, ठीक है, तो वहाँ डरना के लिए आपको वर्ब यूज करना पड़ेगी, जो मेन वर्ब होती है डरना। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा फियर। और चिल्ड्रन फियर्ड फ्रॉम, आपको फियर्ड फ्रॉम का यूज करना पड़ेगा। चिल्ड्रन फियर्ड फ्रॉम द डॉग्स, ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन कोई परेशानी नहीं। किसी से किसी का डरना बताया जाए तो आपको दिमाग में रखना एफ्रेड ऑफ। दिमाग में कैसे, एफ्रेड ऑफ, एफ्रेड ऑफ, एफ्रेड ऑफ, एफ्रेड ऑफ। एफ्रेड ऑफ मतलब से डरना, से डरना। मैं टीचर से डरता हूँ, आई एम एफ्रेड ऑफ टीचर। मैं मम्मी से डरता हूँ, आई एम एफ्रेड ऑफ माई मदर। मैं पापा से डरता हूँ, आई एम एफ्रेड ऑफ माई फादर। कहीं कोई टेंस के बारे में नहीं सोचना है, बस से डरना के लिए आपको एफ्रेड ऑफ फ्रेज का यूज कर लेना है। लोग अब हाथ मिलाने से डरते होंगे। ये देखिए कोरोना के समय हाथ बढ़ाया, नहीं भैया नमस्कार। तो हम इसलिए डर रहे थे उस समय क्योंकि उस समय कोरोना था। तो हमने एक सेंटेंस लिखा है, लोग अब हाथ मिलाने से डरते होंगे। यहाँ कोई आपको टेंस का अजप्शन नहीं लेना है, आपको डायरेक्ट पीपल, कौन, पीपल, और ये लगा दिया फ्यूचर के लिए। विल बी एफ्रेड ऑफ शेकिंग द हैंड। शेकिंग द हैंड, शेकिंग द हैंड क्यों कहते हैं हाथ मिलाने को, क्योंकि जब हाथ मिलाते हैं तो अपन हाथ, आपने देखा होगा विदेशियों को हाथ मिलाते हैं तो वो हाथ हिलाते रहते हैं, तो उसको कहते हैं शेक द हैंड। इसी को हमने लिखा शेकिंग द हैंड। पीपल विल बी एफ्रेड ऑफ शेकिंग द हैंड्स, यानी लोग जो है हाथ मिलाने से डरते होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ये सारी फ्रेजेस एक रजिस्टर में लिख लीजिए, एक रजिस्टर अलग से बना लीजिए और उसमें पहला नंबर डालिए और लिख दीजिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स। और ये फ्रेज नंबर 3 है, इसका नाम है एफ्रेड ऑफ। इसके पहले आपने पढ़ा फॉन्ड ऑफ, फिर आपने पढ़ा सिक ऑफ, और आपके सामने अब है एफ्रेड ऑफ। अब चलते हैं अगली फ्रेज पर। अगली है डिवाइड ऑफ। डिवाइड ऑफ, ये ऐसी फ्रेजेस है जिसमें OF ऑफ लगाना है। कॉम्पिटिशन एग्जाम वाले अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो वो भी ध्यान रखें इस चीज का कि आपको जब भी ये फ्रेजेस आती है, शिक आती है, एफ्रेड आती है, डिवाइड आती है, तो आपको प्रपोजिशन जो है वो ऑफ भरना है। डिवाइड ऑफ का मतलब क्या होता है, देखिए डिवाइड ऑफ का मतलब होता है से रहित, है ना, से रहित। और से रहित को इंग्लिश में कहते हैं लैकिंग और विदाउट। किसी चीज से वंचित है, किसी चीज से रहित है, तो हम वहां पर डिवाइड ऑफ फ्रेज से अपना इंग्लिश का वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, कई लोग वैक्सीनेशन से अभी भी रहित हैं, कई लोग अभी भी वैक्सीनेशन से वंचित हैं।
हम वंचित है का भी यूज़ करते हैं, से रहत है का भी यूज़ करते हैं, और ये भी कहते हैं कि रह गए हैं, है ना। हम कुछ भी कहें, वॉट एवर वी से, हम कुछ भी कहते हैं, हमें सिर्फ फोकस रखना है डिवाइड ऑफ के यूज़ पर। तो कई लोग वैक्सीनेशन से अभी भी रहे थे, तो अब हम यहाँ पर अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो कौन रह गए अभी भी, कौन अभी वंचित रह गए, कई लोग। तो मैनी ऑफ द पीपल, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब है लगा है तो आर, था लगा होता या थे लगा होता तो हम यहाँ वर का यूज कर देते। यदि यहाँ होगा लगा होता तो हम विल बी का यूज कर देते। ये हमारी फ्रेज लग गई डिवाइड ऑफ, ठीक है। तो मेनी ऑफ द पीपल आर डिवाइड ऑफ वैक्सीनेशन स्टिल या येट, अभी भी को इंग्लिश में स्टिल या येट कहते हैं, ठीक है। और राइट नाउ मतलब भी होता है अभी, तो स्टिल है, सॉरी स्टिल और येट का मतलब होता है अभी भी, और राइट नाउ का मतलब होता है बिल्कुल अभी, ठीक है। तो अभी भी और अभी में अंतर है। अभी भी मतलब होता है स्टिल और येट, और जो अभी है वो कहलाता है राइट नाउ या जस्ट, ठीक है। ये एडवर्स में कहीं आपको लिखाऊंगा। आगे चलते हैं, आगे सेंटेंस फिर आ गया, ऐसा लगता है उसमें दया या करुणा नहीं है, यानी वो दया या करुणा से क्या है, वंचित है, या वो दया या करुणा से क्या है, रहत है। कभी कभी हम ऐसी भी हिंदी यूज कर लेते हैं, तो इसके लिए फिर हम इंग्लिश क्या लिखेंगे, इट सीम्स दैट, ये तो मैंने आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बताया था, प्रतीत होना या लगना को हम इट सीम्स से बोलते हैं, आई थिंक से बोलते हैं। इट सीम्स दैट, ये तो बात अलग है। अब देखिए फ्रेज, ही इज डिवाइड ऑफ, ठीक, कॉम्पेशन कहलाता है आपका दया या करना को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दया और करना के लिए मैंने नया वर्ड यूज किया है। दया और करुणा को हम पिटी भी कहते हैं, PITTY, पिटी मतलब ये होता है दया। तो कॉम्पेशन से वो वंचित है, ये दया उसमें नहीं है, करुणा उसमें नहीं है। इस तरीके से हम डिवाइड ऑफ का यूज करके लिख सकते हैं। आगे देखिए एग्जाम्पल, यह घर फर्नीचर के बिना है, या इस घर में फर्नीचर नहीं है, मतलब यह घर फर्नीचर से रहत है, यह घर फर्नीचर से वंचित है, या इस घर में फर्नीचर नहीं है, मतलब उस कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे, दिस हाउस इज टोटली, पूरी तरह से दिस हाउस इज टोटली डिवाइड ऑफ क्या, फर्नीचर। दिस हाउस इज टोटली डिवाइड ऑफ फर्नीचर। तो इतने एग्जाम्पल से आपको डिवाइड ऑफ का अर्थ समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जैसे मैंने कहा कई छात्र एडमिशन से वंचित होंगे, तो वंचित होंगे या रह गए होंगे। तो कई छात्र, अब कौन, कई छात्रों को कहते हैं मैनी स्टूडेंट्स। फिर हो गए होंगे तो विल भी लगा देंगे, मैनी स्टूडेंट्स विल बी डिवाइड ऑफ, और अब एडमिशन यानी प्रवेश कहलाता है, तो हम कहेंगे मैनी स्टूडेंट्स विल बी डिवाइड ऑफ एडमिशन, यानी कई छात्र रह गए होंगे, कैसे, प्रवेश लेने से वंचित रह गए होंगे। तो अब इस प्रकार से डिवाइड ऑफ का यूज हम करके से वंचित या से रहत या नहीं है कोई चीज, उसको हम बता सकते हैं। इस पेज को कहते हैं डिवाइड ऑफ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इन्हें रजिस्टर में लिख सकें, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज और, यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको पढ़ना अच्छा लगता है मुझसे, तो आप इन वीडियो को शेयर कीजिएगा प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको समय समय पर जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें और आप कुछ नया सीखते रहें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम एक नई फ्रेज फिर लेकर आए, फ्रेज नंबर 5। फ्रेज नंबर 5 है डाइड ऑफ। डाइड ऑफ का मतलब क्या होता है? डाइड ऑफ का मतलब होता है, यहाँ पर डाइड ऑफ का जो मतलब होता है वो होता है से मरना, डेथ बाय एनी डिसीज। जब कोई डेथ हो जाती है, वो किसी भी डिसीज से हो जाती है, तो हम वहाँ फ्रेज यूज करते हैं डाइड ऑफ। देखिए कैसे लिखा है, जैसे हमने एग्जाम्पल्स में लिखा है, हजारों लोग कोरोना से मर चुके हैं या मर गए हैं। अब मर चुके हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी जाकर बन सकता है, हैज हैव का यूज करके बन सकता है, लेकिन हम यहाँ फ्रेजल इंग्लिश सीख रहे हैं। आजकल जो है नाउअडेज फ्रेजल इंग्लिश एंड एडवांस इंग्लिश इज इन ट्रेंड, यानी आजकल फ्रेजल इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश ट्रेंड में है। इसलिए आप जब कोई पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर कोई आपसे बात करता है, तो यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन और एनी न्यूज़, क्योंकि बिकॉज आप ये सोचते हैं कि यार ये क्या है, डिवाइड ऑफ क्या है, डाइड ऑफ क्या है, हमने तो वही पढ़ा है, हैज हैव, चुका चुकी। तो आप थोड़ा सा बाहर आइए, आप थोड़ा सा
नया कुछ सीखिए। तो अब डाइड ऑफ मतलब होता है कोई चीज, कोई किसी डिसीज से मर जाना। तो यहाँ लिखा है हजारों लोग कोरोना से मर चुके हैं, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हजारों लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ये हमारा क्या है, हमारा ये सब्जेक्ट है। हमने यहाँ आर लगा दिया। हमें मालूम है कि स्पेशल स्ट्रक्चर में इज, एम, आर प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए वॉज वर और फ्यूचर के लिए विल भी लगता है। इसी को तो इसलिए तो इसको स्पेशल स्ट्रक्चर कहते हैं कि हमें कहीं भटकना नहीं है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर, ये लगा दिया डाइड ऑफ, और कोरोना हमने यहाँ पर लगा दिया, और हमारा वाक्य हो गया कि हजारों लोग ठीक मर गए हैं, मर चुके हैं, काय से, कोरोना से। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये सेंटेंस है। तो आप डाइड ऑफ जब सीखेंगे तब आपको पेपर समझ में आएगा, तब आप जान पाएंगे कि हमें कैसे क्या चीज़ें समझनी है। अब मैंने कहा कि कल्लू जो है ठीक वो मलेरिया से मर गया है, तो कुछ नहीं, कल्लू को सब्जेक्ट रख लीजिए, मर गया है मतलब इज, मर गया था मतलब वॉज, मर गया होगा मतलब बेबी, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। तो अब कल्लू इज डाइड ऑफ मलेरिया लिख करके हमारा सेंटेंस आसानी से बन सकता है। ठीक है, और एग्जांपल देखिए। एग्जांपल है वह कैंसर से मर गया, तो वह कैंसर से मर गया। अब आपको ये नहीं देखना कि मर गया आपर खत्म है, वर्ब के सेकंड फॉर्म से आएगा, कुछ नहीं। हमारे पास किसी चीज, किसी व्यक्ति को मरना दर्शाना, व्यक्ति को ध्यान रखना। ठीक है, तो हम डाइड ऑफ का यूज कर देंगे। ठीक, ये देखिए वह कैंसर से मर गया, किसी आसानी से लिख लिया हमने, ही इज डाइड ऑफ कैंसर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। आगे चलने पर आ गया, यदि रोग से नामरत हो तब हम वाक्य में अर्थ के हिसाब से शब्द का प्रयोग करेंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसा यहाँ पर बताना जा रहा हूँ, क्योंकि एक बार 12th की परीक्षा में एक सेंटेंस आया था, और वो सेंटेंस ये था, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। सेंटेंस आया था कि ही is died और सॉरी 12th की परीक्षा में जो सेंटेंस आया था वो था he was died सॉरी the country, और ऑप्शन में जो दिया गया था वो आया था ऑफ या आया था फॉर। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ने क्या किया कि बोर्ड ने क्या किया था कि पिछले 2-3 साल पहले डाइड ऑफ से ही सेंटेंस दिया था फ्रेज से, कि ही इज डाइड ऑफ मलेरिया, ही इज डाइड ऑफ फलाना, ऐसे। तो बच्चों को ये याद रहा कि डाइड आएगा तो हमें ऑफ भरना है, नहीं, डाइड के बाद ऑफ भरना है या फॉर, ये उसका ऑब्जेक्ट तय करेगा। यदि ऑब्जेक्ट पर कोई बीमारी का जिक्र है तो आप ऑफ भरिएगा, और नहीं है तो आप क्या भरेंगे, फॉर। यहाँ लिखा ही वॉज डाइड फॉर कंट्री, यानी वह देश के लिए मर गया, देश से नहीं मर गया। यदि आप यहाँ ऑफ लगा देंगे तो ये ऑफ यहाँ गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जब कोई बीमारी से किसी का मरना बताया जाए तभी आपको डाइड ऑफ का यूज करना है, वरना आप पढ़िए और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप प्रपोजिशन भरिएगा। ये 12th में एक बार सेंटेंस आया था और बच्चों ने गलती की थी, अब ये रहिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए, उसने देश के लिए जान दे दी या वह देश के लिए शहीद हो गया। अब मुझे ऐसे वाक्य लिखना है कि उसने देश के लिए जान दे दी या वह देश के लिए शहीद हो गया। तो ही इज डाइड फॉर कंट्री लिखा है, मैंने यहाँ पर ही इज डाइड ऑफ कंट्री नहीं लिखा, विशेष बिंदु है, इसको ध्यान रखिएगा। और कंपटीशन वाले तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें ताकि कोई गलती ना हो। चलिए, तो डाइड ऑफ फ्रेज सीखने होंगे। तो अब तक कितनी फ्रेज हो गई, 5। 5वीं फ्रेज आपने कंप्लीट कर ली। फिर से आपको दोहरा दूं, पहली फ्रेज फॉन्ड ऑफ थी, जिससे हम अपना शौक या हॉबी बताते हैं। दूसरी फ्रेज सिक ऑफ थी, जिसका मतलब होता है से परेशान दर्शाते हैं, इसी को हम फेड अप विद भी कहते हैं। तीसरी फ्रेज मैंने आपको जो पढ़ाई थी वो थी डिवाइड ऑफ। डिवाइड ऑफ मतलब से वंचित हो जाना, से रहित हो जाना, ये डिवाइड ऑफ का सेंस था। और फिर मैंने आपको पढ़ाया था एफ्रेड ऑफ। एफ्रेड ऑफ यानी से डरना होता है। और 5वीं फ्रेज आपके सामने डाइड ऑफ। तो 5 फ्रेज से आप रोज कुछ नहीं करना है, एक फ्रेज ली, 2 सेंटेंस बनाना है रोज, बस अपने तकिए पर सिर रखा, रात में सोते समय पीछे हाथ रखे, और यही करना है कि आज क्या पढ़ा। आज पढ़ा है, आज स्पेशल स्ट्रक्चर पढ़े, स्पेशल स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा है, स्पेशल स्ट्रक्चर में मैंने फॉन्ड ऑफ पढ़ा है, मैंने सिक ऑफ पढ़ा है, मैंने एफ्रेड ऑफ पढ़ा है, मैंने डिवाइड ऑफ पढ़ा है, मैंने डाइड ऑफ पढ़ा है।
बस इतना मनन चिंतन इंट्रोस्पेक्शन यदि आप करेंगे। 12th में कविता भी है बहुत अच्छी, ठीक है, जिसमें इंट्रोस्पेक्शन, जिसका नाम है मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, चलो मैं बाद में बताऊंगा, हाँ इन द कंट्री है शायद। तो उसमें बताया गया कि इंट्रोस्पेक्शन का महत्व क्या है, हमें आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए, आत्ममंथन जरूर करना चाहिए जब हम कोई चीज़ पढ़ते या सीखते हैं। आगे चलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी इन फ्रेजेस का यूज़ करके सेंटेंसेस बनाएंगे, पोस्ट करेंगे और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ये चीज़ ऐसे ही लगाएंगे। आप शॉर्ट्स बनाइए, आप रील्स बनाइए, इन्हीं की बनाइए जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। इससे क्या रहेगा, आप जितना द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। अगली फ्रेज है प्राउड ऑफ। ये तो हम जानते हैं, प्राउड ऑफ मतलब होता है से गर्व, ठीक है, पर गर्व या से गर्व, है ना, ये चीज़ें हम लाते हैं। मुझे भारतीय होने पर गर्व है, तो मुझे भारतीय होने पर गर्व है, कुछ नहीं, हमें एक फ्रेज लगाना है, वो है प्राउड ऑफ, और हम लगा देंगे आई एम प्राउड ऑफ बीइंग। बीइंग यानी होना, बी मतलब होता है होना, और उसी का हमने आईएनजी फॉर्म इसलिए लगाया क्योंकि ऑब्जेक्ट पर आया, और ऑब्जेक्ट पर जब वर्ब आती है तो उसको नाउन बनना होता है, तो नाउन बनने के लिए वह आईएनजी का सहारा लेते हैं, और इस प्रकार के आईएनजी को जीरंड कहते हैं, इसे नॉन फाइनाइट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें आपको अभी जानना है। तो आई एम प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन, तो मुझे भारतीय होने पर गर्व है, यानी कि बीइंग नहीं लगाओगे तो होने का अर्थ नहीं आएगा, इसलिए आई एम प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन। ठीक, और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, मुझे हॉस्पिटल में की गई सेवा पर खुशी है। मुझे हॉस्पिटल में की गई सेवा पर खुशी है। अब ऐसा नहीं कि आप फोकस एक ही शब्द पर कर लो कि पर गर्व आएगा, है ना, तो ये हम काय का यूज करेंगे, प्राउड ऑफ का नहीं। इस प्रकार से भी देखिए, मैंने पहले कहा है कि आप हिंदी को जब आप सुनते हैं तो उसको आप अच्छे से कॉन्सेप्शन निर्धारित कीजिए, शब्द से शब्द का ट्रांसलेशन मत कीजिए। ठीक है, क्यों, मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, मेरे एक छात्र ने कहा कि सर एड़ी को क्या कहते हैं। एड़ी मतलब पैर की जो एड़ी होती है उसको मैंने कहा एंकल कहते हैं। उसने कहा सर चोटी को क्या कहते हैं, तो मैंने उसको बता दिया कि चोटी को कहते हैं हेयर लॉक, हेयर लॉक कहते हैं, और अगर जो छोटी छोटी हम लोग रखते हैं पुरुष लोग, वो पौनी कहलाती है। ठीक है भाई, अब वो दूसरे दिन आया और सेंटेंस बना के लाया, इंडिया ट्राइड एंकल एंड हेयर लॉक टू विन द मैच। मैं समझ ही नहीं पाया ये क्या कह दिया उसने, तो मैंने कहा भाई ये क्या लिख कर रहा है, तो बोले सर मुझे अखबार में एक सेंटेंस मिला था जिसमें लिखा था भारत ने मैच जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। अरे बाप रे, देखिए मुहावरेदार हिंदी का प्रयोग होता है अखबारों में, किताबों में, हमारी बोलचाल में, लेकिन मुहावरे के अंदर छिपा क्या है वो तो हम सोचते ही नहीं, उसका कॉन्सेप्शन ही नहीं लगाते, और हम क्या करने लगते हैं, ट्रांसलेशन पर जुट जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हो क्योंकि उसने शब्द से शब्द का ट्रांसलेशन किया। वास्तव में वो बात ये थी कि भारत ने मैच जीतने का भरपूर प्रयास किया, ये उसकी सही हिंदी थी। तो आप क्या लिखते हैं हम इंग्लिश में, इंडिया ट्राइड सो मच टू विन द मैच, इंडिया ट्राइड सो मच टू विन द मैच, लेकिन वो तो एंकल भी लिख लाया, हेयर लॉक भी लिखा लाया। ठीक है, तो इसलिए ऐसी चीजों से बचे। आप कॉन्सेप्शन समझिए कि हमें कहना क्या है, हमें भाषा क्या करती है। विचारों को व्यक्त जब हम करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं, वो किसी भी भाषा में हमारे विचार व्यक्त हो सकते हैं। तो विचारों को समझना सीखिए, तभी आप उसका अच्छा ट्रांसलेशन हर भाषा में कर पाएंगे। मुझे हॉस्पिटल में की गई सेवा पर खुशी है, तो मैंने लिखा आई वॉज, देखो था लिखा ना, इसलिए यहाँ वॉज लगा दिया। आई वॉज है तो क्या है, एम लगा देंगे, अगर होगा तो विल भी लगा देंगे। आई, इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। आई वॉज प्राउड ऑफ डूइंग माई ड्यूटी इन हॉस्पिटल। आई वॉज प्राउड ऑफ, मुझे गर्व था। आई वॉज प्राउड ऑफ, काय का गर्व था, करने का, करने को डू कहते हैं, डू में आईएनजी लगा दिया। आई वॉज प्राउड ऑफ डूइंग क्या, ड्यूटी इन द हॉस्पिटल, मुझे अपनी सेवाएं जो मैंने हॉस्पिटल में की थी उन पर गर्व था, आसानी से लिख लिया। मुझे तुम पर गर्व है, मुझे तुम पर गर्व है, मुझे आप सब लोगों पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ ऑल, आई एम प्राउड ऑफ ऑल मतलब मुझे आप सभी पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ एवरीवन, मुझे आप सभी पर गर्व है। ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, मुझे अपने पुत्र पर गर्व है। क्लियर है? हाँ, मानसी को शिक्षक होने पर गर्व है। मानसी मेरी बेटी का नाम है और शिक्षक मैं हूं, तो मानसी को शिक्षक होने पर गर्व है। तो मानसी को शिक्षक होने पर गर्व है, करता क्या है मानसी, उसके साथ क्या लगा है, तो है मतलब इज लगा देंगे, था मतलब वॉज लगा देंगे, होगा मतलब विल भी लगा देंगे। तो मानसी इज प्राउड ऑफ बीइंग अ टीचर। फिर एक बार होने को बी कहते हैं, बी वर्ब जो है वो मुख्य क्रिया के रूप में
होने और रहने का भी अर्थ देती है। बी के प्रयोग, हैव के प्रयोग, मेक के प्रयोग, गेट के प्रयोग, ये 4 बार वो बहुत कंफ्यूज करते हैं इंग्लिश में। एक तो बी ई बी, दूसरा हैव, तीसरा मेक और चौथा गेट। तो इस गेट, मेक और सारी चीज़ों को हम आपको पढ़ाएंगे जो अगले वीडियो में। यहाँ एक बात आई गेट पर, तो गेट पर एक बात है मुझे याद आई, मैं आपको शेयर करता हूँ। गेट जो है, देखिए मैं इतने तरीके की स्पेलिंग लिख रहा हूँ। पहले है GATE गेट, है ना, फिर है GAIT गेट, और फिर है GET गेट। तो ये देखो तीनों क्या पढ़ते हैं, गेट। ये है गेट, ये है गेट, ये है गेट, गेट गैट, है ना। तो ये जो है ये है गेट और ये दोनों है गेट, गेट गेट। तो पढ़े लगभग समान ही जा रहे हैं, लेकिन आप स्पेलिंग देख रहे हैं अलग अलग। ये गेट है दरवाजा, ये गेट क्या है, GAIT गेट, ठीक। तो इसको कहते हैं चाल, जैसे कहते हैं ना, हाथी जैसी चाल घोड़े जैसी दुम, ये गाना सुना हुआ आपने। तो हाथी जैसी चाल, तो गेट लाइक एलिफेंट, तो चाल को कहते हैं अपन क्या, गेट, GAIT। और GET गेट आप जानते हैं ये क्या होता है, ये प्राप्त करना होता है, रिसीव करना होता है, ठीक है। तो ये होमोफोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये सारे, होमोफोन कहलाते हैं। होमोफोन क्या होता है, होमोफोन, होमो मतलब होता है एक सा, देखो होमो मतलब एक सा, और अब इसके आगे मैंने लिख दिया फोन, तो फोन मतलब होता है सुनना, तो होमोफोन मतलब होता है ऐसे शब्द जो सुनने में एक से लगे और उनके अर्थ अलग हो, होमोफोन्स कहलाते हैं। सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन, सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन मीनिंग, डिफरेंट इन मीनिंग, अगर मीनिंग में डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन में सेम है, तो ऐसे शब्दों को होमोफोन कहते हैं। ये मुझे बात याद आई, ये आप लिख लीजिएगा। चलिए, तो प्राउड ऑफ निश्चित रूप से आप सीख गए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्राउड ऑफ के ये सेंटेंसेस आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। साथ में मैंने कहा ना, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स का यूज जरूर किया करें और उसमें एक आध सेंटेंस जरूर लिखा करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं अगली फ्रेज पर। अगली फ्रेज हमारी है, अगर बोर हो गए हो तो थोड़ी देर आप वीडियो बंद करके घूम कर आ जाइए, पानी पी लीजिए, फिर अपन आते हैं। हमें 27 फ्रेजेस सीखनी है, 27, ताकि आप बहुत अच्छी अंग्रेजी जानने, समझने, पढ़ने, बोलने, सारी चीज़ें करने लगे और आपका व्यक्तित्व का निर्माण हो, आपके पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो भाषा से। ये मेरा उद्देश्य है। आप कहेंगे सर स्पोकन इंग्लिश है आप तो पहले मैं आपको सारी चीज़ों को जोड़ना सिखा रहा हूँ। यानी जैसे मकान बनाना ना, तो मकान बनाने के लिए मटेरियल अपन क्या करते हैं, इकट्ठा करेंगे, फिर मिस्त्री बुलाएंगे, फिर उसको क्या करेंगे, वो उस मटेरियल का यूज़ करके सारी चीज़ों को व्यवस्थित रख करके एक मकान बनाएंगे। तो सबसे पहले तो यही ज़रूरत है, ठीक है, कि आपको इंग्लिश के संरचनाओं को समझना है, शब्दों को समझना है, फिर धीरे से सारी संरचनाओं को जोड़ लेना है, आपका मकान इंग्लिश का बन जाएगा। वो भी मैं कराऊंगा प्रैक्टिस में। फ्रेज है फुल ऑफ, और इसका यूज देखिए, फुल ऑफ का यूज, से भरा। जब से भरा का सेंस आता है तो हम फुल ऑफ फ्रेज का यूज करते। हाल दर्शकों से भरा हुआ था, हॉल दर्शकों से, हाल अलग होता है, हॉल अलग होता है। हाल मतलब होता है अपने दिल का हाल है, दिमाग का हाल है, और ये हॉल है, लिखा तो वही है, गलती से लिख गया। हॉल दर्शकों से भरा हुआ था, देखिए द हॉल लिखा, वॉज लगाया, फुल ऑफ लगाया। अब दर्शक को कहते हैं स्पेक्टेटर्स या व्यूअर्स, ये नया शब्द आपको मिल रहा है। दर्शक को कहते हैं व्यूअर्स, ये तो आप जानते ही होंगे। और उपभोक्ता को सब्सक्राइबर्स कहते हैं ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं नहीं कहता आपको बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करना है, अगर आपको पसंद आती है कोई चीज़ तब ही सब्सक्राइब करना है, नहीं तो ऐसी कोई आशा नहीं है कि मैं इस चैनल से बहुत कुछ कमाऊं। मैं चाहता हूं कि मैं आपके दिल में और दिमाग में एक जगह बनाऊं, पैसा नहीं कमाना है मुझे। तो आप वीडियो को देखें और जहां भी कठिनाई हो आप तुरंत मुझे एक मैसेज करें, उस कठिनाई को मैं सुलझाऊंगा। चलिए, तो स्पेक्टेटर्स और व्यूअर्स का मतलब होता है दर्शक, दर्शक को स्पेक्टेटर्स या व्यूअर्स कहते हैं। तो ये लिखा है द हॉल वॉज फुल ऑफ स्पेक्टेटर्स व्यूअर्स, कोई भी एक शब्द लगा सकते हैं। मनीष उत्साह और साहस से भरा हुआ है। ये बात तो आपके लिए भी मैं इम्प्लीमेंट करवाना चाहता हूँ कि भाई आप हमेशा दो चीज़ों से फुलफिल रहो, ठीक है। काय से, एक तो उत्साह से और दूसरा साहस। साहस और उत्साह की जो क्या कहते हैं
धारणा होती है वो इंसान को बहुत ऊंचा ले जाती है। तो कौन भरा हुआ है भैया? मनीष। मनीष थी, अब है कि था कि होगा, तो है तो इज, था तो वॉज, होगा तो विल बी, तो मनीष इज। अब लगा दी फ्रेज फुल ऑफ पेशन, पेशन एंड करेज। ठीक है, पेशन जैसे बेसन बोलते हैं ना, बेसन, बेसन जानते हैं, ठीक है, ग्राम पाउडर होता है, तो जैसे बेसन कहते हैं वैसे ही आपको कहना है पेशन। ठीक है, पेशन, पेशन यानी होता है जुनून, उत्साह, जोश, ये सारी चीजें पेशन। हीरो होंडा की गाड़ी भी आती है, हीरो होंडा की एक गाड़ी आती है, हीरो होंडा पेशन, उसका मतलब यही है, जोश, उत्साह और साहस। एंड करेज, करेज मतलब साहस होता ही। ठीक है, आप पर्क चॉकलेट खाते होंगे, पर्क का मतलब जानते हैं? अगर आपको पर्क का मतलब मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मंच चॉकलेट खाते हैं, मंच का मतलब होता है बार बार चबाना। ठीक है, ऑल्टो गाड़ी आती है मारुति की, तो आप ऑल्टो का मतलब जानते हैं? ALTO क्या होता है? मारुति की ऑल्टो आती है, ऑल्टो का मतलब होता है द हाईएस्ट नोट इन म्यूजिक, द हाईएस्ट नोट इन म्यूजिक इज कॉल्ड ऑल्टो, जो मारुति की आती है ना कार। तो जो संगीत का सबसे ऊंचा स्वर होता है, उच्चतम स्वर होता है, ठीक है, उसे ऑल्टो कहते हैं। लता मंगेशकर एंड सोनू निगम हैज द ऑल्टो साउंड। अब ऐसा मत समझना कि लता मंगेशकर और सोनू निगम के पास मारुति का और ऑल्टो है। ऑल्टो जो है वो संगीत का सबसे ऊंचा स्वर कहलाता है। एक अलग बात है कि कंपनी ने अपनी गाड़ी का नाम, ठीक है, ऑल्टो रखा, उसे लगता है कि मेरी जो सबसे ऊंची है कंपनी ब्रांड में, तो वो मारुति ऑल्टो है। ठीक है, और भी अर्थ जानिएगा, आप गौर कीजिएगा, इंग्लिश पर गौर जरूर कीजिएगा। शिफ्ट आती है, शिफ्ट मतलब होता है तेज। ठीक है, डिजायर, डिजायर का मतलब शिफ्ट डिजायर भी आती है, डिजायर का मतलब होता है इच्छा, शिफ्ट का मतलब होता है तेज। ठीक है, तो शिफ्ट डिजायर होती है। सिलेंडर ऑक्सीजन से भरा हुआ होगा, तो यहाँ पर हमारा वाक्य का कर्ता क्या है? सिलेंडर, और सिलेंडर के बाद क्या लगा है? विल बी फुल ऑफ ऑक्सीजन, और आसानी से हमारा सेंटेंस बन गया। चलिए आगे चलते हैं। अब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फुल ऑफ, जैसे मैंने कहा मेरा दिमाग शब्दकोश से भरा हुआ है, तो माई माइंड इज फुल ऑफ, ठीक है, वर्ड्स, मेरा दिमाग शब्दों से भरा हुआ है। ठीक है, जैसे मेरा बैग, ठीक, आम से भरा हुआ है, तो माई बैग इज फुल ऑफ मैंगोज। इस तरह फ्रेज नंबर 8 पढ़ रहे हैं, 7 जो हो चुकी हैं उनको रजिस्टर में लिखकर, जब तक याद ना हो तब तक इसको नहीं पढ़ना, जब नहीं तो आप क्या है, आगे पार्ट पीछे सब पार्ट, तो आप पढ़िएगा और दिमाग में रखते जाइएगा। दिमाग में कब हो पाएंगी चीज़ें कंप्लीट? दिमाग में चीज़ें जब कंप्लीट हो पाएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार दोहराओगे, बार बार किसी को बताओगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है आपका खुद का मोबाइल जो आपके हाथ में है। कुछ नहीं, अभी उठाइए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए काय का यूज, फुल ऑफ का यूज, प्राउड ऑफ का यूज, सिक ऑफ का यूज, डिवाइड ऑफ का यूज, एफ्रेड ऑफ का यूज, और एक एक उदाहरण लिख दीजिए। ठीक है, और फिर उसमें कमेंट पाइए कि अब आप एक बनाकर दिखाइए, तो आपकी पढ़ाई चालू हो गई। ये यूज कीजिए सोशल मीडिया का, ये नहीं कि 2 नमस्कार की तस्वीर लगा दी, एक वीडियो स्टेटस डाल दिया कोई गाने का, है ना, तो ऐसा नहीं। आप पढ़ाई से अपनी स्टेटस बनाइए, तब आपका समाज में एक अच्छा स्टेटस बनेगा। हार्ड ऑफ, हार्ड ऑफ, इस पे 12वीं में एक सेंटेंस भी आया था। ठीक है, कम सुनाई देना, हार्ड ऑफ का मतलब होता है कम सुनाई देना। मेरी दादी माँ को कम सुनाई देता है, तो माई ग्रैंड मदर इज हार्ड ऑफ हियरिंग। हियर यानी सुनना, लिसन मतलब भी सुनना। तो हियर और लिसन में क्या अंतर है? हियर और लिसन में सिर्फ अंतर है, लिसनिंग इज अ प्रोसेस दैट नीड डेडिकेशन। लिसनिंग एक ऐसी प्रोसेस है सुनने की जिसको डेडिकेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन हियरिंग तो चलती रहती है। अभी यहाँ कोई कुत्ता बोलेगा तो भी मुझे सुनाई देगा, लेकिन यहाँ पर कोई महात्मा बोलेंगे और प्रवचन देंगे तो मैं उनकी बातों को अच्छे से सुनूंगा, तो फिर वो मैं क्या करूँगा? लिसनिंग। और बार्किंग को क्या करूँगा? हियरिंग। तो मेरा कहने का मतलब हियरिंग एंड लिसनिंग बोथ आर द डिफरेंट प्रोसेस। लिसनिंग इज अ प्रोसेस दैट नीड डेडिकेशन एंड डिवोशन। सुनना जो लिसनिंग होती है वो 2 चीजें मांगती है, डी डेडिकेशन भी और डिवोशन भी। तो लिसनिंग अच्छी कीजिएगा। तो कम सुनाई देने को कहते हैं, मेरी दादी माँ को कम सुनाई देता है, ये 12वीं में आया था सेंटेंस। इसमें आपको प्रीपोजिशन भरनी थी, OF ऑफ या OFF ऑफ। तो माई ग्रैंड मदर इज हार्ड ऑफ हियरिंग, मेरी दादी माँ को कम सुनाई देता है। हार्ड बाय भी एक फ्रेज होती है जिसका अर्थ बिल्कुल अलग होता है, अलग से होता है, सॉरी बगल से होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा इफ यू वांट टू फॉलो मी द रेस्टोरेंट, इसको रेस्टोरेंट ना पढ़े, रेस्टोरेंट पढ़े। इफ यू वांट टू फॉलो मी टू द रेस्टोरेंट स्टे हार्ड बाय माई कार सो दैट आई डोंट लूज यू। तो अगर तुम्हें चलना है मेरे साथ, कहाँ पर? रेस्टोरेंट,
तो बिल्कुल मेरी कार के पास में ही खड़े मिलना, ठीक, ताकि तुम रेस्टोरेंट जाने का चांस ना खो सको। तो यहाँ जो हार्ड बाय लगा है, ये हार्ड बाय जो लगा है, ठीक है, ये हार्ड बाय जो है इसका मतलब होता है बिल्कुल बगल से। तो हार्ड में यदि HARD, हार्ड में यदि ऑफ जुड़ा तो कम सुनाई देने से होता है, लेकिन अगर बाय जुड़ गया तो होता है बिल्कुल बगल से। बी हार्ड एट इट भी एक फ्रेज होती है जिसका अर्थ होता है बहुत प्रयास करना। तो बी हार्ड एट इट एक फ्रेज होती है, फ्रेज मतलब एक से ज्यादा शब्द, एक शब्द। बी हार्ड एट इट, मंजरी हैज बीन, मंजरी मेरी वाइफ का नाम है, मंजरी हैज बीन हार्ड एट इट, ये लग गई फ्रेज। ऑल डे टू लर्न इंग्लिश, मतलब मंजरी ने दिन भर बहुत प्रयास किया, क्या सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने का प्रयास किया। मेरा उद्देश्य है आपको इस फ्रेज को बताना। हार्ड एट इट, हार्ड एट इट का मतलब होता है बहुत प्रयास करना। चलिए अब चलते हैं आउट ऑफ पर, हमारी अगली फ्रेज है आउट ऑफ। अब आप कहेंगे सर ये बीच में लाइन क्यों आई है? तो ये बीच में लाइन इसलिए आई है ताकि आप इसके अंतर को समझ सकें, ठीक है। सॉरी, ये फुल ऑफ, आउट ऑफ मतलब होता है से बाहर, आउट ऑफ का मतलब होता है से बाहर। और फिर हम एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ एग्जांपल्स है मनीष दमू से बाहर है, मनीष दमू से बाहर है, तो हम यहाँ पर अपनी अंग्रेजी लिख देंगे मनीष इज आउट ऑफ दमू, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। फिर मैंने बोला अब बॉय खतरे से बाहर है, तो अब बॉय खतरे से बाहर है तो हम कहेंगे ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, यहाँ भी आउट ऑफ का यूज हुआ, ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। यहाँ पर लिखा नेटवर्क पहुँच से बाहर था मतलब वॉज वर, तो क्या पहुँच से बाहर था? नेटवर्क वॉज आउट ऑफ एक्सेस। तो आप देखिए आउट ऑफ का अर्थ होता है से बाहर, है ना, शहर से बाहर, दमू से बाहर आउट ऑफ दमू, खतरे से बाहर आउट ऑफ डेंजर, और पहुंच से बाहर तो आउट ऑफ एक्सेस। तो ये हमारे आउट ऑफ के अर्थ हो गए। अब मैं यहाँ देखिए ध्यान दें, फिर एक छोटा सा टैग आया ध्यान दें। क्या ध्यान दें? आउट ऑफ ऑर्डर एक फ्रेज होती है जिसका यूज किसी चीज के सही काम नहीं करने पर होता है। जैसे आपने सुना होगा यह टेलीफोन नंबर अभी खराब है, सुना होगा आपने, बहुत सारे फोन जब खराब होते थे वो वाले टन वाले, अब तो मोबाइल खराब ही नहीं होते। दिस टेलीफोन नंबर इज आउट ऑफ ऑर्डर, तो दिस टेलीफोन नंबर इज आउट ऑफ ऑर्डर। यहाँ आउट ऑफ ऑर्डर एक फ्रेज है जो उस वक्त काम में ली जाती है जब कोई सामान, कोई चीज जो है वो अपने कार्य से क्या हो, संचालित ना हो, खराब हो जाए, वो काम ना करे तब। तो यहाँ लिखा दिस टेलीफोन नंबर इज आउट ऑफ ऑर्डर, तो यह टेलीफोन नंबर जो क्या है, ये है आउट ऑफ ऑर्डर, यानी खराब है, ठीक। यहाँ दिस कूलर इज आउट ऑफ ऑर्डर, यह कूलर खराब है, यह कूलर काम नहीं करता। दिस मोबाइल इज आउट ऑफ ऑर्डर नाउ, यह मोबाइल खराब है। अपन कहते हैं ना यह मोबाइल खराब है, तो कुछ लोग कहते हैं दिस मोबाइल इज बैड। तो भैया बैड और गुड जो है वो किसी व्यक्ति के नेचर से जोड़ा जाता है। अगर कोई चीज़ खराब और अच्छी है तो उसको हम आउट ऑफ ऑर्डर से कहेंगे जब वो मशीनरी होगी, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए मैंने कहा कि ये स्मार्ट बोर्ड खराब है, तो ये काम नहीं करता, तो इसको मैं कहता हूँ हिंदी में दो तरीके से, ये स्मार्ट बोर्ड काम नहीं करता भैया, ये खराब है। तो दिस स्मार्ट बोर्ड इज अभी काम कर रहा है, दिस स्मार्ट बोर्ड इज आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर मतलब सेवा में नहीं है, ये काम नहीं कर रहा है। क्लियर हुआ? जैसे आपकी मिक्सी खराब होगी किचन में, तो अब आपकी मम्मी कहती है मिक्सी तो खराब है, चटनी बनेगी नहीं, तो हम कहेंगे मिक्सी इज आउट ऑफ ऑर्डर, मिक्सी इज आउट ऑफ ऑर्डर, द सॉस विल नॉट बी प्रिपेयर्ड, अब चटनी नहीं बनाई जाएगी, संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार से आउट ऑफ ऑर्डर का यूज करते हैं, इस प्रकार से आउट ऑफ का यूज करते हैं। लिख लीजिएगा ये चीज। तो खराब है के लिए आप ध्यान रखना, मैंने कहा तुम्हारा स्वभाव बहुत खराब है, तो अब तुम्हारा स्वभाव बहुत खराब है तो ऐसा मत कह देना योर नेचर इज आउट ऑफ ऑर्डर, नहीं, योर नेचर इज वेरी बैड, तुम्हारा स्वभाव बहुत खराब है। मैंने कहा मौसम खराब है, अब मौसम कोई मशीनरी नहीं है, तो अब ऐसा नहीं कहना कि द वेदर इज बैड, द वेदर इज बैड नहीं कहना। मौसम जो है प्लीजेंट यानी सुहावना होता है, अनप्लीजेंट यानी सुहावना ना हो तब कहते हैं। तो द वेदर इज अनप्लीजेंट, द वेदर इज अनप्लीजेंट, तो उस खराब है को काय से बोलते हैं? अनप्लीजेंट से बोलते हैं। व्यक्ति के नेचर को खराब है काय से बोलते हैं? बैड से बोलते हैं। और यदि कोई मशीनरी खराब है, कोई चीज खराब है, तो उसको काय से कहते हैं?
आउट ऑफ ऑर्डर से। जैसे किसी ने मेरी गाड़ी मांगी कि मनीष यार गाड़ी देना यार, तो मैंने कहा नहीं यार हमारी गाड़ी खराब है, हम नहीं दे रहे आपको, तो मेरी गाड़ी खराब है, माई बाइक इज आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब मेरी बाइक जो है सेवा में नहीं है, इस तरीके से हम बोल देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमें फ्रेज मिलती है असेम्ड ऑफ, बड़ी अच्छी फ्रेज है असेम्ड ऑफ। मैं ऐसी फ्रेजेस बता रहा हूँ जिनमें ओ एफ ऑफ आता है, ध्यान रखिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। असेम्ड ऑफ का हिंदी क्या होता है? असेम्ड ऑफ का हिंदी होता है पर शर्म या शर्मिंदा, पर शर्म या शर्मिंदा, ये असेम्ड ऑफ का हिंदी अर्थ है। एग्जाम्पल्स देखिए, मैंने कल तुम्हारे साथ जो किया उस पर शर्मिंदा हूँ। रटना नहीं है इंग्लिश, नहीं तो तुम रट लो ये शायद, तो ये जो इंस्टा पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर जो शॉर्ट्स आते हैं उसमें वो रटवाते हैं, हाँ भाई इसको ऐसा कहते हैं। रटना बिल्कुल नहीं है, मेरा रटने पर बिल्कुल भी जोर नहीं है। समझिए, एक वाक्य सीखिए, उससे 1000 1 करोड़ वाक्य बनाइए, तब आप समझदार कहलाते हैं। एक वाक्य रट करके आप बोलते हैं तो आप समझदार नहीं कहलाते, आप रट्टू तोते कहलाते हैं। आप समझते में तब पड़ जाएंगे जब आपका सामना किसी अच्छी जगह अच्छे व्यक्ति से होगा। मैंने कल तुम्हारे साथ जो किया उस पर शर्मिंदा हूँ। आई एम असेम्ड ऑफ, मतलब मैं शर्मिंदा हूँ। आई एम असेम्ड ऑफ काय पर? वॉट आई डिड, जो कुछ मैंने किया, यहाँ वॉट करते हैं जो कुछ, आई मतलब मैंने, डिड यानी किया, कब किया? यस्टरडे किया। किसके साथ किया? विद यू। तो आसानी से सेंटेंस बन गया, आई एम असेम्ड ऑफ, आई एम असेम्ड ऑफ वॉट आई डिड यस्टरडे विद यू। दिस इज अ सिंपल काइंड to make the sentence by using this phrase। तो इस प्रकार से हम बड़े आसानी से असेम्ड ऑफ का यूज कर सकते हैं। किस अर्थ में कर सकते हैं? हम अर्थ का यूज कर सकते हैं पर शर्मिंदा या शर्मिंदा। मैं शर्मिंदा हूँ अपने किए पर, तो आई एम असेम्ड ऑफ माई डूइंग्स, मतलब मैं अपने किए गए कार्य पर शर्मिंदा हूँ। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे लिखा है मनीष अपने निर्णय पर शर्मिंदा है, शर्मिंदा था। तो मनीष अपने निर्णय पर शर्मिंदा था। मनीष वॉज डीपली, बड़े गहरे रूप से, मनीष वॉज डीपली असेम्ड ऑफ हिज डिसीजन, हिज डिसीजन। मनीष वॉज, मशीन कह रहा हूँ मैं, सॉरी, मनीष वॉज असेम्ड ऑफ हिज डिसीजन। जो मनीष था वो अपने डिसीजन पर शर्मिंदा था। आगे देखिए, आगे लिखा मुझे तुम पर शर्म आती है। ठीक है, ऐसा भी बोलते हैं, मुझे तुम पर शर्म आती है, मैं तुम पर शर्मिंदा हूँ कि तुमने ऐसा काम किया, मुझे तुम पर शर्म आती है। आई एम अशेम्ड ऑफ यू, आई एम अशेम्ड ऑफ यू, आई एम अशेम्ड ऑफ यू। ऐसे करके के हम अशेम्ड ऑफ का यूज करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से लिख सकें। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। तो हमारी 10वें नंबर की फ्रेज चल रही है ये, और ये है असेम्ड ऑफ। और असेम्ड ऑफ का यूज आप अच्छे से करेंगे निश्चित रूप से। मैं इस चीज को बताना चाहता हूँ कि आप असेम्ड ऑफ का यूज जब भी करें तो उसके जो कॉन्सेप्शन है दिमाग में बिठा लें। किसी पर शर्मिंदा होना, किसी पर शर्म व्यक्त करना, तो इस तात्पर्य में हम असेम्ड ऑफ लगाएंगे। आगे देखिए, अब हम जो कल का वीडियो आएगा, वीडियो नंबर 12 जो है 12वां वीडियो है, वो कुछ बची हुई फ्रेजेस जो आपकी हैं वो और लेकर आएंगे। ठीक, पार्ट 3 मैंने इसमें लिखा है, आप इस पर ना देखें। कल हम सीखेंगे अवेयर ऑफ, कैपेबल ऑफ, सर्टेन या श्योर ऑफ, एश्योर्ड ऑफ, सेक्रेड ऑफ, एनवियस ऑफ, कॉन्शियस ऑफ और बिहेवियर ऑफ। इतनी फ्रेजेस कल फिर सीखेंगे। अभी 17 फ्रेजेस और रह गई है। आगे के वीडियो में मैं 17 फ्रेजेस आपको लेकर आऊँगा कल, मतलब 12वें दिन के वीडियो में। इसके बाद आपको प्रोनाउन पढ़ाएंगे, एक्टिव पैसिव पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी 15 दिन आने में थोड़ा सा टाइम है। अगर 15 दिन से ज़्यादा भी हो गया ना वीडियो तो मैं बंद नहीं करूँगा। मैं इस कोर्स को 16 दिन स्पीकिंग कोर्स कर दूँगा, 17 दिन कर दूँगा, 18 दिन कर दूँगा, लेकिन आपको सब कुछ बताकर ही मैं चेन लूँगा। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, चैनल को देखते रहिए और इंग्लिश को बोलना सीखते रहिए रेगुलर प्रैक्टिस के साथ। सभी को नमस्कार। निश्चित रूप से आशा करता हूँ कि आपको मेरी टीचिंग पसंद आ रही होगी, और यदि पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को उस तक पहुँचाइए, उस व्यक्ति तक, उस छात्रों तक पहुँचाइए जहाँ इसकी ज़रूरत है। इसी आशा के साथ पुनः सभी को नमस्कार, धन्यवाद।